हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कि एसएससी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के जो पोर्शन हैं उसमें जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उनमें से आज हम लोग एक टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो टॉपिक हमारा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यानी लाभ हानि और बट्टा जिसको बोलते हैं, यानी छूट। तो इन पे बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है और इन पर क्वेश्चन किस तरीके से एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पार्ट समझ लिया जाए। एक बात मैं और बता दूं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो हो, मिक्सचर एलिगेशन हो या एडवांस मैथ्स का भी कोई टॉपिक हो, अगर उस टॉपिक के अगर आपको बेसिक समझ में आ गए तो फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो बहुत बार मैंने देखा है ऐसा कई बच्चों में कि उनका बोलते हैं कि सर मुझे टॉपिक तो कर लेता हूँ, मुझे आ गया, लेकिन उनका बेसिक ठीक से तैयार नहीं होता है और बाद में आगे चल के वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनमें वो फंस जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उस टॉपिक को पूरी गहराई से, जीरो से आगे तक के लेवल तक की अगर आप बात करेंगे और एकदम बेसिक से अगर पढ़े रहेंगे तो आपको आगे किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी को टारगेट करते हुए आज हम लोग लेते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट टॉपिक। और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के टॉपिक में इसका कंसेप्ट पार्ट क्या है, थियरी पार्ट क्या है, उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन से भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो मैं एकदम जीरो लेवल से बात करता हूँ, ये मानते हुए कि भाई आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उसकी बात करते हैं और प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इस पे बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो नाम ही क्लियर है कि प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, और डिस्काउंट की बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले तो जितने टर्म्स बनते हैं वो टर्म्स मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। देखिए, ऐसे समझ लो, प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। लाभ और हानि तभी होता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। जितने प्राइस में सामान को खरीदा जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और जितने बेचा जाता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक बात और, एक पार्टी खरीदता है और दूसरा पार्टी को वो बेचता है, तो एक पार्टी को हम लोग बोलते हैं बायर और एक को बोलते हैं सेलर, यानी क्रेता और विक्रेता। तो दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है, तो उसी बात को हम लोग शुरुआत से समझते हैं। तो जितने में कोई आर्टिकल परचेज किया जाएगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी सीपी, और जितने में उसे बेचा जाएगा उसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बोलेंगे। एक और चीज़ समझ लीजिएगा, एक और प्राइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी, शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं एमपी, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस, यानी अंकित मूल्य बोला जाता है। और ये ऐसा प्राइस होता है जो वस्तुओं पे टैग लगा होता है, अंकित रहता है, उसी को बोलते हैं एमआरपी। कितने तरह के टर्म आएंगे वो मैं सारे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसको हम पी से लिखेंगे, अगर लॉस आएगा तो हम लॉस को एल से लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट की बात होगी तो उसे हम डी से डिनोट कर देंगे। और अगर आपका परसेंटेज में कोई प्रॉफिट दिया होगा तो उसे हम परसेंट पी या पी परसेंट लिखेंगे। ऐसे ही अगर परसेंटेज लॉस की बात करेगा तो परसेंट एल लिखेंगे। ऐसे अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करेगा तो हम उसे परसेंट डी या डी परसेंट लिखेंगे। तो ये सारे हो गए टर्म्स, इसको आप जाने रहिएगा। तो ये सारे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के टर्म्स होते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद डिस्काउंट की बात करेंगे। प्रॉफिट लॉस का मतलब हुआ कि लाभ और हानि। लाभ और हानि तभी होगा जब एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को खरीदेगा और वो दूसरे को बेचेगा। तो हम यहाँ से एक ट्रांजेक्शन करके दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने कोई वस्तु को 40 रुपए में परचेज किया है और इन्होंने मिस्टर बी को वो वस्तु मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपए में सेल कर दिया है। तो बोला जाएगा कि मिस्टर ए को 10 रुपए का फायदा हुआ है, यानी लाभ हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि मिस्टर बी ने यही वस्तु मिस्टर सी को सेल किया है और मान लेते हैं लेट्स से 40 रुपीज़ में सेल कर दिया है, तो माना जाएगा कि भाई इनको 10 रुपए का लॉस हो गया है। या चलो एक काम कर लेते हैं, 40 ना लेकर के कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं, तो इनको मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 रुपए का नुकसान हो गया है, माइनस का मतलब लॉस हो गया है। सेम एज अगर मैं बोलता हूँ कि मिस्टर सी ने वही वस्तु मिस्टर डी को फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए में ही बेच दिया, तो बोला जाएगा इन्हें ना तो फायदा हुआ है और ना ही नुकसान हुआ है, एंड सो ऑन। ऐसे ही वो आगे भी चलता जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या सीखा हम लोगों ने। अगर मैं बोलूँ कि ये 40 रुपए ए के लिए कॉस्ट प्राइस होगा क्योंकि ए ने 40 रुपए में खरीदा है, और ए के लिए 50 रुपए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन ये 50 रुपए बी के लिए कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। सिमिलरली बी के लिए 30 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और सी के लिए 30 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, और सी के लिए 30 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और डी के लिए 30 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी एक बात और समझ में आ गया, पर्सन टू पर्सन सीपी और एसपी बदलता है, यानी चेंज होता है। किसी के लिए वो सीपी होता है तो किसी के लिए एसपी कहलाता है। अगला पॉइंट लेते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि चलो भाई बताओ मिस्टर ए को
अगर फ़ायदा हुआ है तो कितने का, तो आप देख रहे हैं कि भाई इन्हें 10 रुपए का मुनाफा हुआ है यानी फ़ायदा हुआ है। तो 10 रुपए कैसे आएगा, जब हम 50 में से 40 को माइनस कर देंगे यानी 50 माइनस 40 करेंगे तभी ऐसा आएगा। यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये 50 रुपए मिस्टर ए के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस था, तो हम ये बोलेंगे सेलिंग प्राइस माइनस ये 40 रुपए ए के लिए क्या था, कॉस्ट प्राइस, यानी हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट निकालना होगा किसी व्यक्ति का तो उस व्यक्ति के एसपी में से उस व्यक्ति का जो सीपी होगा उसको माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट इज, यहाँ से एक बात समझ में आया कि एसपी इज मोर देन सीपी, यानी प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि बताओ भाई मिस्टर बी को क्या हो गया है, तो आप बोलेंगे मिस्टर बी को हुआ है लॉस यानी हानि हुआ है। हानि कितने रुपए का हो रहा है, इनको हानि हो रहा है 20 रुपए का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब आप 50 में से 30 को माइनस करेंगे तभी 20 आएगा, तो हम ये बोलेंगे 50 माइनस 30, दैट इज एल मतलब लॉस। और ये 50 रुपीज़ बी के लिए क्या था भाई, कॉस्ट प्राइस था, तो हम यहाँ से बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और ये 30 रुपीज़ बी के लिए क्या था, तो हम बोलेंगे ये सेलिंग प्राइस था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करिएगा तो आपको लॉस समझ में आ जाएगा। दैट इज, यहाँ से एक बात समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा लॉस के केस में, हमेशा कम होगा किससे, सीपी से, या सीपी इज मोर देन सेलिंग प्राइस होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं कि मिस्टर सी को बताइए क्या हुआ है, तो हम बोलेंगे मिस्टर सी को ना ही फायदा हुआ है ना ही लॉस हुआ है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ऐसा हुआ है तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर एस पी इज इक्वल टू सी पी होगा, यानी दैट इज, ये बात समझ में आया कि एस पी इज इक्वल टू सी पी माना जाएगा। तो ये तो हो गया प्रॉफिट की बात, ये हो गया लॉस की बात, और ये हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस की बात। एक चीज़ और, परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ से बोलेंगे कि भाई मिस्टर ए का परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए 10 रुपए का फ़ायदा हुआ है, और याद रखिए प्रॉफिट और नुकसान आपको हमेशा उस व्यक्ति के सीपी पर चेक करना है। तो 10 का फ़ायदा हुआ है आउट ऑफ 10, परसेंटेज बनाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 किया है तो डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई 100 का मतलब ही होता है परसेंटेज का सिंबल। सॉल्व करने पर ये बना लेगा 25%। यानी अगर इसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 10 रुपए क्या था प्रॉफिट यानी पी, और 40 रुपए क्या था सीपी, और इंटू 100%। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि कभी भी अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा तो आपको प्रॉफिट ऊपर लिखना है, सीपी नीचे लिखना है, इंटू 100। मैं सारे फार्मूले भी बना के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आते हैं। सेम एज अगर मैं बोलता हूँ भाई मिस्टर बी को लॉस हुआ है कितने रुपए का, तो आप देख पा रहे हैं 20 रुपए का लॉस हुआ है, और लॉस और प्रॉफिट हमेशा हम किस पे निकालेंगे, हमेशा हम सीपी पे निकालेंगे, उसी व्यक्ति के सीपी पर। तो यहाँ से अपॉन 50 इंटू 100 लिखा जाएगा, परसेंटेज का सिंबल, काटने पर ये बना लेगा 40%। अगर मैं इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू, ये 20 लॉस है और ये 50 उस व्यक्ति का सीपी है, इंटू 100 परसेंटेज का सिंबल। यानी हम यहाँ से बोल पाएंगे कि मेरा जो लॉस परसेंटेज है, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट बोलो या परसेंटेज लॉस बोलो, ये आपका 0% होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना, और प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, इतनी बात आपने समझ ली होगी। तो चलिए देख लीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ कि जिन बच्चों को एकदम पहली बार पढ़ना है उनके लिए सही होगा, और जिन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा होगा वो इस बात को देख लें और बेसिक से समझ लें कि प्रॉफिट लॉस एक्चुअली है क्या। और एक बात और बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग हर एक टॉपिक में आपको इसका काम पढ़ने वाला है, चाहे वो मिक्सचर एलिगेशन हो, SI CI इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपका अच्छा खासा नंबर आपका कवर हो जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो मैं इसको रफ करता हूं, और अब मैं इसका कंक्लूजन लिख दे रहा हूं। आगे से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए देखिए कौन कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो निष्कर्ष निकला वो आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 लिख दे रहा हूँ कि जब जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात करनी होगी तो आप हमेशा क्या क्या देखेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे SP और CP। डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो आप केवल सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर ध्यान रखें, आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे समझ में आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो ये माना जाता है कि प्रॉफिट हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस आपका इक्वल है कॉस्ट प्राइस से तो ये माना जाएगा कि लॉस हुआ है। यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा, मतलब ना ही प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस होगा। अगर SP आपका कम है और CP ज़्यादा है तो यहाँ से बोला जाता है कि लॉस हुआ है। तीसरी बात, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना का प्रॉफिट हुआ ये निकालना है तो आपको SP में से CP माइनस कर देना है,
ये हुआ प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो आपको सीपी में से एसपी माइनस कर देना है, ये हुआ आपका लॉस। चौथी बात आगे से याद रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस आपको हमेशा सीपी पर निकालना है, मतलब ऑन सीपी। जब तक वो बोले ना कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आप एसपी पर कैलकुलेट करिए, तब तक आप हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालेंगे, सीपी पर ही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100 परसेंटेज का सिंबल। सिमिलरली अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी और गुना कितना 100, ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बना लेगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो हम लोग छठा पॉइंट ले लेते हैं। छठा पॉइंट में अगर मैं बोलता हूं कि भाई किसी भी दुकानदार को मैक्सिमम कितने परसेंट का प्रॉफिट हो सकता है, तो आप जरा बताएं किसी भी दुकानदार को या किसी भी व्यक्ति को अधिक से अधिक कितने का फायदा हो सकता है। तो हम बोलेंगे 100% मत बोलिएगा, हम बोलेंगे नो लिमिट, यानी प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है किसी भी शॉपकीपर के लिए। वो उसके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि वो उस वस्तु को कितने में बेच सकता है। और प्रॉफिट इस केस में हम बोलेंगे नो लिमिट होगा। और लिमिट करने के लिए ही एमआरपी का यूज किया जाता है, यानी कंपनी और सरकार मिल करके हर एक वस्तु का एक प्राइस निर्धारित कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन अगर मान लीजिए वो आइटम लोकल आइटम है, कोई है, उस पर एमआरपी नहीं लगा है, तो उस दुकानदार उस व्यक्ति के टैलेंट पर डिपेंड करता है, वो अधिक से अधिक कितना भी फायदा ले सकता है। सेम एज अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी दुकानदार को मैक्सिमम लॉस कितना परसेंट का हो सकता है, घाटा, तो हम ये बोलेंगे किसी भी व्यक्ति को घाटा जो हो सकता है वो अधिक से अधिक 100% का हो सकता है, इससे ज़्यादा उस व्यक्ति को घाटा यानी लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस बात को भी बोल सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट की बोल रहा हूं तो नो लिमिट, और अगर मैं लॉस की बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो 100%। इस बात को ऐसे जोड़ सकते हो। किसी व्यक्ति की सैलरी में अगर मैं बोलूं अधिक से अधिक कितना इंक्रीमेंट हो सकता है, तो आप बोलेंगे उस व्यक्ति के टैलेंट पर डिपेंड करता है। अगर वो टैलेंटेड है तो उसका इंक्रीमेंट बहुत हो सकता है, 1 गुना, 10 गुना, 15 गुना हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ किसी आदमी की सैलरी में अगर डिक्रीमेंट की बात करें, कटौती की बात करें, कमी की बात करें, तो वो अधिक से अधिक 100% हो सकता है। इससे ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते हो आप किसी की सैलरी में। ठीक है, तो यानी हम ये बोल सकते हैं डिक्रीमेंट कितना हो सकता है 100%, और इंक्रीमेंट कितना हो सकता है नो लिमिट। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो सकता है किसी व्यक्ति को लाभ, तो हम बोलेंगे अनलिमिटेड है, और लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो हम बोलेंगे 100% है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो यहाँ से मैं एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो कौन सा पॉइंट, ये आपका नंबर लाइन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। इधर 0 होता है, 1 2 3 ऐसे सो ऑन, तो 1 2 3 पॉजिटिव में इनफाइनाइट, ऐसे -1 -2 -3 -1 -2 -3, और माइनस का इनफाइनाइट इधर जाएगा। तो आप याद रखिएगा इधर नंबर जाने पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, और बीच में रहने पर 0 होता है, और 0 न्यूट्रल नंबर होता है। तो इस 0 की पोजीशन को हम लोग सीपी की पोजीशन से रिलेट करेंगे, और इधर जाने पर हम एसपी प्लस वाला समझेंगे, और इधर जाने पर हम एसपी माइनस वाला समझेंगे। मतलब हम ये बात समझेंगे कि अगर फायदा हो रहा है तो हम इधर की बात करेंगे, लॉस हो रहा है तो हम इधर की बात करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी सीपी की बात होगी तो हम यहाँ पर रहेंगे, यानी सीपी से रिलेट करेंगे। जैसे कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर बोला जाए कि 20% का किसी दुकानदार को फायदा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 20% का फायदे का मतलब होता है, याद रहे, हम एक बात यहाँ से और चाहे तो लिख सकते हैं कि आपका यहाँ पर एक पॉइंट में बढ़ा दे रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस में आपका जो बेस होगा वो हमेशा 100% होगा, और हम बेस किसको बना के चलेंगे, हमेशा सीपी को, यानी हमारा बेस हमेशा सीपी होगा, सीपी को ही हम लोग हमेशा 100% मान के चलेंगे। तो 20% प्रॉफिट का मतलब कि अगर वो सामान आपने 100% में खरीदा होगा तो इसका मतलब उसको आप बेच रहे होंगे कितने में, 120% में। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ भाई किसी दुकानदार को 10% की हानि हो गई, तो आप ये बोलेंगे कि 100 का सामान 90 में बिका होगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि सीपी 100% है तो एसपी कितना है भाई 90% होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी जब मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँगा 5% का लॉस हो गया यानी सेलिंग प्राइस 95% होगा, क्योंकि 100% आपका सीपी अंडरस्टूड है। अगर मैं बोलता हूँ कि 5% का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 105% हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई एक बार अगर बोलता हूँ -2 से आपको जाना है +3, तो -2 से अगर आपको +3 की तरफ जाना है तो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे +5 का इंक्रीमेंट हुआ है। देख लीजिए कैसे, देखो एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि किसी दुकानदार ने, किसी व्यक्ति को ने एक बार वस्तु को बेचा है तो 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, और बाद में उसी दुकानदार ने उसी वस्तु को, कोई दूसरी वस्तु को नहीं, उसी वस्तु को दोबारा सेल किया तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूं उसने 20% का इंप्रूवमेंट किया है।
यानी हमें बोल सकते हैं कि वो 5% अपना लॉस भी रिकवरी किया है और उसके बाद 15% का फायदा कमाया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 5% उसका लॉस हो रहा था पहले और अभी वो 15% प्रॉफिट पे आ रहा है, इसका मतलब उसने 5% तो अपना घाटा भी पूरा किया है और 15% वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ा, यानी अल्टीमेटली उसने 20% का ग्रोथ दिखाया है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होता है। इसी तरीके से अब मैं डिस्काउंट की भी बात कर दे रहा हूं यहां पर। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गया है तो मैं इसको अब हटा रहा हूं और अब अपने डिस्काउंट पार्ट को देखा जाए कि डिस्काउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो अब अगर मैं डिस्काउंट की बात करने जा रहा हूं, यानी मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, तो डिस्काउंट में भी सेम वैसे ही पॉइंट मैं नोट कर दे रहा हूं जैसे अभी अभी लिखा था। तो डिस्काउंट के केस में आपको बेस हमेशा एमआरपी को मान के चलना है और बेस आपको हमेशा 100% लेके चलना है, पहला पॉइंट। यानी जब भी डिस्काउंट की बात बोलेगा 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, तो आपके दिमाग में 100% एमआरपी होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पर मिलता है। पॉइंट नंबर 2, जब जब आपको डिस्काउंट निकालना होगा तो आप केवल सेलिंग प्राइस और एमआरपी यानी मार्क प्राइस देखेंगे, सी। तो आपको केवल क्या क्या देखना है, एमआरपी देखना है और एसपी देखना है। एमआरपी और एसपी को देखकर आप ये आइडिया लगा ले जाएंगे कि डिस्काउंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। कैसे देखेंगे, यहां पर देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं सेलिंग प्राइस आपका कम है और एमआरपी ज्यादा है, तो यहां से बोला जाएगा कि भाई एमआरपी से कम में बिका जा रहा है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि डिस्काउंट यस, यानी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मैं बोलता हूं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि नो डिस्काउंट ऑफर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा होगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो तीसरा केस भी ले लेते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और एमआरपी कम होगा, या एमआरपी कम है, लेस है किससे, सेलिंग प्राइस से, तो हम बोल सकते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता है। याद रखिएगा, हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर एमआरपी टैग लगा है, उसका टैग लगा है एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो उससे महंगे में कोई चीज नहीं बिकती है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जितना एमआरपी होता है उससे में वस्तु को बेचना ये इल्लीगल होता है, तो इस पर सवाल बनाना भी इल्लीगल हो गया। यानी हम बोल सकते हैं इस पे आपको सवाल देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में कि अगर वो सामान की शॉर्टेज हो जाती है तो लोग एमआरपी से भी महंगे में बेच लेते हैं। तो वैसे अगर जिस दिन क्वेश्चन बनाने वालों को क्वेश्चन बनाने की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो ऐसा सवाल दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा दे देते हैं तो समझ जाइए कि प्रॉफिट अनलिमिटेड है, यानी एमआरपी का कोई रोल नहीं है, यानी आप प्रॉफिट कितना भी कमा सकते हैं। ठीक है, चौथी बात करते हैं यहां पर कि भाई डिस्काउंट हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम हमेशा डिस्काउंट किस पर निकालेंगे, ऑन एमआरपी। यानी जब भी डिस्काउंट आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप हमेशा अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट निकालेंगे, जब तक कि वो बोले ना कि सेलिंग प्राइस पर निकालो। आप हमेशा डिस्काउंट किस पे मान के चलेंगे, एमआरपी पर। अच्छा, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस कम होगा, एमआरपी ज्यादा होगा, तो हम ये बोल सकते हैं एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं बोलता हूं डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करिए, तो ऊपर होगा डिस्काउंट और नीचे होगा एमआरपी और गुना 100 है तो परसेंटेज का सिंबल भी होगा। यानी हम ये बोल सकते हैं ये हमारा छठा पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर बोलता हूं भाई सातवां पॉइंट इसमें नोट करा देते हैं। अगर मैं बोलूं सातवां पॉइंट, तो यहां से एक बात ये भी समझ सकते हो कि किसी भी दुकानदार को अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है, तो आप बोलेंगे कोई डिस्काउंट अगर दे सकता है, अधिक से अधिक वो डिस्काउंट देगा तो 100% दे सकता है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट वो नहीं दे सकता है। और 100% डिस्काउंट का मतलब ही होता है नो डिस्काउंट भी कह सकते हैं आप, और इसी नो डिस्काउंट का मतलब भी होता है, हम ये बोल सकते हैं कि एमआरपी इज इक्वल टू एसपी बोल सकते हैं। हम इस बात को भी बोल सकते हैं अगर वो 100% डिस्काउंट दे देगा तो इसका मतलब उसे 100% लॉस भी हो जाएगा। ये सब बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं भाई कि कोई दुकानदार मिनिमम कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकता है, तो याद रहे मिनिमम जो डिस्काउंट होता है वो 0% होगा। यानी हम बोल सकते हैं फ्रेश अराइवल, जिसको आपने लोगों ने देखा होगा कि शोरूम में जब नया नया कोई सामान आता है तो सीजन का, तो वो आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलता है। यानी बोलता है वो कि ये आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं अगर डिस्काउंट 0, यहाँ पर 100% डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होगा भाई, 100% डिस्काउंट का मतलब हो गया फ्री में, बस ये रुको 100% डिस्काउंट अगर दे रहा है इसका मतलब मैं मान के चलता हूँ फ्री में, और फ्री का मतलब 100% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर 0% डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि नो डिस्काउंट,
यानी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, और कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है इसका मतलब एमआरपी इज इक्वल टू एसपी है। ठीक है, इसका मतलब समझ जाइएगा, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। याद रहे एमआरपी इक्वल टू एसपी का ये भी मतलब निकलता है कि 0% डिस्काउंट है, मतलब नो डिस्काउंट है। अगर इतनी बात समझ में आ गया है तो जैसे प्रॉफिट लॉस के सारे पॉइंट आपने देखे हैं, ऐसे ही आपको डिस्काउंट के भी सारे पॉइंट याद रखने हैं। ये सारे हो गए पॉइंट। अगर ये सारे पॉइंट हो गए तो मैं इसी में एक और पॉइंट बना दे रहा हूं डिस्काउंट में। इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलते हैं, देख लो। एसएससी में तो खास करके ऐसे मिलता है। जैसे 8वां पॉइंट, रिलेशन बिटवीन एमआरपी एंड सीपी। इस बात को समझ लीजिए, यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में क्या संबंध होता है ये देख लेते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से पहले समझा दे रहा हूं। मान लेता हूं कि इफ डिस्काउंट कोई शॉपकीपर दे रहा है 10% का एंड उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि डिस्काउंट अगर 10% दिया जा रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो एमआरपी का मतलब इंटू 90% हो जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं भाई प्रॉफिट आपका हो रहा है कितने का, 20% का, तो मैं बोल सकता हूं जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का 120% हो जाएगा। अब आप यहां से देखें, एसपी यहां भी है, एसपी यहां भी है, तो हम ये बात बोल सकते हैं, दोनों को मिला के ये बात बोल सकते हैं कि एमआरपी का 90% क्रय मूल्य का 120% होने वाला है। यहां से एमआरपी अपॉन सीपी अगर मैं लिखना चाहूं तो 120% बटा 90%, कुछ काटिएगा नहीं। 120 का मतलब होता है 100 प्लस 20%, और 90 का मतलब होता है 100 माइनस 10%। और याद रखिएगा, अभी अभी आप लोगों ने लिखा था एमआरपी अपॉन सीपी, यहां लिख लेते हैं। याद रहे ये जो 20 है ये एक्चुअली क्या है, ये आपका है प्रॉफिट परसेंट। यानी हम बोलेंगे 100 में से अगर प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये जो 10% है वो देखा जाए तो डिस्काउंट है, तो मैं बोलूंगा 100 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि एमआरपी अगर है तो यहां पर एमआरपी के बराबर में प्रॉफिट जोड़कर लिखना है, लेकिन यहां पर सीपी के बराबर में डिस्काउंट घटाकर लिखना है। तो याद रहे ये उल्टा होता है रिलेशन। ठीक है, एक बात और, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, अगर क्वेश्चन में यहां लॉस दिया होता तो यहां पर भी क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो एक तो ये रिलेशन समझे रहे ना। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट ही मिलता है, लेकिन उस पर हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया, यानी कॉन्सेप्ट पार्ट हो गया। और अगर ये बात समझ में आ गया है तो अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, एक सवाल के जरिए मैं समझा रहा हूं। इफ अगर बोला जाए कि डिस्काउंट कोई शॉपकीपर दे रहा है 10% का एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमआरपी। ये आपका सवाल है। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सीधे सीधे समझ में आया कि सीपी और एमआरपी का रेशियो बताना है। तो याद रहे, एक तो दे रखा है डिस्काउंट 10% का और प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 20% का। तो आपको ये पता है कि सीपी के नीचे जो हम लिखेंगे वो हम डिस्काउंट वाला लिखेंगे 100 में से घटाकर, तो हम यहाँ से 90 लिख देंगे। और एमआरपी के नीचे लिखेंगे जो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी 120 काट देंगे, 3 से और काट सकते हैं, 3 चौका 12। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, यानी सीपी और एमआरपी का ये रेशियो बन जाएगा। इतनी सी बात समझ लीजिएगा। इस पर ढेरों सवाल मिलते हैं, तो इस बात को अगर याद रखिएगा तो अच्छा होगा। इसके अलावा मैं कुछ और बेसिक क्वेश्चन करा दे रहा हूं आज की क्लास में। बेसिक क्वेश्चंस अगर समझे रहोगे तो बड़े क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल यहां से लेता हूं मैं। इफ ऐसे मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कुछ मान लेते हैं 4:5 है। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है कि सीपी कम है एसपी ज़्यादा है। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग, सीपी पर, यानी 4 × 100 कर देंगे परसेंटेज का सिंबल, यानी यहाँ से आंसर बन जाएगा 25%। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि मेरा जो आंसर बन गया वो 25%। ये छोटे छोटे सवाल हैं, अभी आगे काम आएंगे। दूसरा, अगर मैं बोलता हूँ कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 5:4 है, तो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करिए। तो देखो 5 का सामान आपने 4 में बेचा, यानी 1 का घाटा हुआ है, तो 1 और घाटा फायदा हमेशा सीपी पर होगा, यानी 1/5,
और 1/5 की वैल्यू बनती है 20%। या काट लीजिएगा या परसेंटेज में आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा, अगली बात अगर मैं बोलूं, तीसरा सवाल, इफ सीपी और सीपी एंड एसपी का जो रेशियो है वो मान ले रहा हूं कि 3:4 है, देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन एसपी। याद रहे ये ऑन एसपी लिखा है, तो यहां से मेरे सवाल का आंसर क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे भाई कि यहां से अगर आपसे बोला जाए कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, तो बात समझ में आ रहा है। तो देखो 3 का सामान आपने 4 में बेचा है, तो फायदा कितने का, 1 का फायदा हो रहा है। लेकिन इसने क्लियर कट बोला है कि आपको ये फायदा एसपी पर निकालना है, तो एसपी 4 है, इंटू 100 करना पड़ेगा, और ये कटने के बाद आंसर देने वाला है 25%। इसी तरीके से अगर मैं चौथे सवाल की बात कर दूं कि भाई अब की बार सीपी और एसपी का रेशियो है, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, चलो यहाँ पे 6:5 है, और आपको बताना है फाइंड परसेंटेज लॉस। लॉस तो हुआ है लेकिन ऑन एसपी बताना है, तो हमारा यहाँ से जवाब होगा परसेंटेज लॉस निकालना है। देखो 6 का सामान आप 5 में बेच रहे हैं, तो 1 का घाटा हो रहा है, यानी 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन साफ साफ बोला है ऑन एसपी, तो एसपी का मतलब 5 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करने पर 20% आ जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा कि अगर रेशियो दिया गया हो और परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना होगा तो क्या होगा। पांचवें सवाल की बात करते हैं। अगर आपको दे रखा है कि परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 16/3%, देन सीपी और एसपी का रेशियो आपको निकालना है। तो सीधा सीधा बात यहाँ पे समझ में आया। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि ये 1/6 होती है, मान के चल रहा हूँ कि आपको याद होगा। तो ये या तो ऐसे कर लेना 16 48 49 50 50/3 और बटा 100 भी है, यानी 50/300 यानी 1/6। तो हम बोल सकते हैं 1/6। 1/6 का मतलब समझिएगा, बोला जा रहा है कि प्रॉफिट जो हुआ है वो 1/6। इसका मतलब कि अगर आपने वो सामान 6 में खरीदा होगा तो आपको 1 का फायदा हुआ है। याद रहे यहां पर जो प्रॉफिट है कुछ बोला नहीं गया है, तो इसका मतलब यह है कि सीपी पर माना जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस नीचे वाले को हम हमेशा सीपी मान के चलेंगे, यानी बेस सीपी मान के चलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं 6 का सामान हमने 1 बढ़ाकर बेचा है, यानी 7 में बेचा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6:7। सिमिलरली अगर मैं बोलूं अगला सवाल कि इफ मान लेते हैं कि अब की बार बोला जा रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं 12.5% का, लेकिन ये साफ साफ बोला है ऑन एसपी। विक्रय मूल्य पर हमें फायदा हुआ है कितने का, 12.5% का। तो आपको पता करना है कि बताइए भाई सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो 12.5% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/8, और यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब ऊपर समझने के लिए मैं प्लस लगा दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर आपने वो सामान 8 में खरीदा होगा तो 1 का फायदा हुआ है, ऐसा बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसने बोला है विक्रय मूल्य। तो याद रहे हम यहां से बोलेंगे देखो मुझे 1 का तो फायदा हुआ है, लेकिन यहां बोला है ऑन एसपी, तो इस नीचे वाली चीज को आपको ये समझना है कि ये आपका एसपी होगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर मैंने उसको 8 में बेचा है तो मुझे 1 का फायदा हुआ है, तो इस 8 को पहले यहां लिखिएगा और यहां पर मुझे 1 का फायदा हुआ है। तो सोच के बताइए, अगर 8 में आपने बेचा है तो आपको 1 का फायदा हुआ है, तो नो डाउट आपने उसको खरीदा होगा 7 में। तो हमारा जो सीपी और एसपी का जो रेशियो बन जाएगा वो 7:8 बन जाएगा। अगर छठा सवाल समझ में आ गया तो एक और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी मैं बोल सकता हूं कि अभी मैं बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लेकिन याद रहे अगर आपने बेसिक क्वेश्चन सही से समझ लिया तो आपको बड़े क्वेश्चन लगाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पर आपने प्रॉफिट समझ लिया, तो मैं 7वें में लॉस की बात कर दे रहा हूं। जैसे लॉस दे रखा है, मान लेते हैं 20% दे रखा है, और ऑन सीपी बोल रखा है, मतलब चाहे बोले चाहे ना बोले, अगर नहीं बोलेगा तो हम सीपी ही मानेंगे। देन आपको सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। तो हम यहां से एक बात ये बोल सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, और लॉस है मतलब 5 का घाटा है, लेकिन यहाँ ऑन सीपी लिखा है, इसका मतलब इस 5 को मैं सीपी के जगह पे लिखूंगा, और अगर मैंने 5 में कोई चीज़ खरीदी है तो मुझे 1 का घाटा हुआ है, मतलब 1 कम हो गया है, यानी हमने उसको कितने में बेचा है, 4 में बेचा है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मेरा सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा 5:4 बनने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ भाई कि इस बार लॉस हो गया है, कुछ भी मान लेते हैं, चलो 25% मान लेते हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि ऑन एसपी पर मुझे घाटा हो गया है, तो आपको फाइंड करना है सीपी और एसपी का अनुपात। तो याद रहे
25% का जो मतलब होता है वो 1/4 होता है, और 1/4 घाटे का मतलब ऊपर माइनस समझने के लिए लगाएंगे, और यहाँ ऑन एसपी लिखा है, यानी इस 4 को तो पहले मैं यहाँ बैठाऊंगा और मैं बोलूंगा कि 4 में मैंने कोई चीज़ बेची है तो मुझे 1 का नुकसान हो गया है। तो आप सोचिए, अगर आपने 4 में कोई चीज़ बेच दी है और आपको 1 का नुकसान हो गया है, इसका मतलब बोल सकता हूँ आपने उसको नो डाउट 5 में खरीदा होगा। तो हमारा जो आंसर बनने वाला है वो 5:4 बनने वाला है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने ये देखा कि भाई प्रॉफिट लॉस में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, अगर उसमें रेशियो दिया गया होगा सीपीएसपी का, तो हम ये बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट लॉस दिया गया हो कभी सीपी पर कभी एसपी पर, तो हम उसका सीपी और एसपी का रेशियो भी बना सकते हैं। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो कुछ आगे की बात करते हैं। देखो, अब यहां से मैं एक और सवाल लेता हूं। चलिए, 7, 8, 9 जो भी था, 9 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ सेलिंग प्राइस अगर दे रखा है आपको 2000 रुपए एंड परसेंटेज प्रॉफिट है मान लेते हैं 20% का, परसेंटेज प्रॉफिट अगर आपका है 20% का, तो आपको बताना है देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये आपका सवाल है। तो गड़बड़ी मत करना, कुछ लोग इस 2000 का 20% निकाल लेंगे। यहाँ कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ऑन सीपी, यानी जो फायदा हुआ है वो मुझे क्रय मूल्य पर हुआ है। तो हम इस बात को समझते हैं, 20% फायदे का मतलब 1/5, फायदा का मतलब प्लस, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, इस 5 को हम सीपी की जगह पे लिखेंगे क्योंकि ऑन सीपी यहाँ पर बोला गया है, और ना भी बोला जाता तो हम सीपी ही समझते। यानी अगर मैंने इसको 5 में खरीदा होगा तो +1 मतलब 1 का मुझे फायदा हुआ है, यानी हमने इसको 6 में बेचा होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई 5 का सामान हमने 1 बढ़ाकर 6 में बेचा है, और आपको यहाँ पर जो दे रखा है 2000 रुपये, 6 की वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर यार ये 2000 रुपये कट नहीं रहा है, तो इसको एक काम करते हैं 30,000 रुपये कर लेते हैं। ठीक है, आराम से इससे कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो ये मैं बोलूंगा कि 6 की वैल्यू अगर 30,000 रुपये है तो सिंपली मुझे निकालना क्या है, 5 की वैल्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर 6 की वैल्यू 30,000 है तो 6 पंचे 30 होता है, तो यहाँ पर भी हम इसका 5 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 25,000 आ जाएगा। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे ही हमें सीपी और एसपी की वैल्यू को रिलेट करना होगा। तो मैंने एक एप्लीकेशन करके दिखाया कि अगर आप ये लिखना जानते हैं तो कभी भी अगर पैसा दिया होगा तो हम उस पर से अपना आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा, इसी बात को अगर मैं एमआरपी को भी लेके चलता हूं और अगर मैं डिस्काउंट की भी बात कर देता हूं, तो यहां पर समझ लीजिएगा, डिस्काउंट की अगर मैं बात कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर आपको दे रखा है इफ एमआरपी और सीपी का रेशियो दे रखा है, बस कुछ भी दे रखा है मान लेते हैं। अगर यहाँ पर एक बार चलो इसको कर लेते हैं, एमआरपी और एसपी का रेशियो दे रखा है और इसको मान लेते हैं 5:4 दे रखा है, और आपसे बोला जाए देन फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, तो हम बता लेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, क्योंकि डिस्काउंट अपॉन एमआरपी हो जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। डिस्काउंट भाई कितने का मिला है, तो हम बोलेंगे 5 का सामान था तो 4 में बिक गया, यानी 1 रुपया कम हो गया, यानी 1 यूनिट। तो एक पार्ट का डिस्काउंट मिला है कितने पे, 5 पार्ट पे, तो 1/5 और इसका वैल्यू बन जाएगा 20%। ये तो हम लिख पाएंगे। ये पहला सवाल। इसी में अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया था तो, लेकिन अगर बोलता हूं कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए क्या होगा, तो मैंने अभी बताया है अगर डिस्काउंट आपको देखना होता है तो आप एसपी और एमआरपी देखते हैं, और एसपी एमआरपी आपको दिख रहा था तो आपने बता लिया। लेकिन याद रहे परसेंटेज प्रॉफिट बताना है तो आपको एसपी और सीपी देखना होगा, और मेरे पास सेलिंग प्राइस यहां पर कहीं दिया नहीं गया है, इसलिए हम परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, यानी हम बोलेंगे यहां पर आंसर सीएनडी हो जाएगा, यानी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल, इसी में कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, देखिए कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं भाई, समझे रहो। इसी में अगर मैं बोलूं, इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूं कि तीसरा पार्ट अगर बोल दिया जाए, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इफ find the percentage profit if no discount offer, अगर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है तब आपको बताना है। तो हम यहां से बोल सकते हैं भाई कि देखो एमआरपी और एसपी का जो रेशियो दे रखा था वो 5:4 दे रखा था, ये दे रखा था, लेकिन बोला जा रहा है एमआरपी और एसपी का रेशियो दे रखा था आपको कितना, 5:4, और परसेंटेज प्रॉफिट, और यहां पर आपको बोला जा रहा है अगर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, नहीं ये सवाल इस पे नहीं बनेगा, रुक जाइए। हाँ, एक काम करते हैं, पहले इस पे तीसरा सवाल ये लेते हैं ना। मान लेते हैं अब की बार अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, इफ
इसमें दे रखा है एक और सवाल लेते हैं इसमें, चलो एक नया सवाल लेते हैं। अगर आपको एसपी और सीपी का रेशियो कुछ भी मान लीजिए दिया गया है, मान लेते हैं 5:4 दिया गया है, और अगर मैं इसमें एक सवाल आपसे ये पूछूं कि बताइए इसमें परसेंटेज प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो हम बता देंगे भाई 5:6 मान लेते हैं, तो मैं बता दूंगा कि भाई इसमें 1 का फायदा हुआ है और कितने पे 5 पे इंटू 100 मैं बोल सकता हूं, यानी ये मिलेगा मुझे 20%। लेकिन अगर मैं इसी में दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे कि भाई अगर आपसे बोला जाए कि डिस्काउंट परसेंटेज कितने का है, तो हम यहां से बोल सकते हैं आंसर CND हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट निकालने के लिए आपको MRP की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 3 चीजें दे दिया जाए अब की बार सवाल में, ऐसा MRP, SP और CP मान लेते हैं 6, 5 और 4, और अगर मैं आपसे इसमें पहला सवाल पूछूं कि भाई डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो डिस्काउंट लेने के लिए आपको सिर्फ MRP और SP देखना है, MRP और SP। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है आउट ऑफ 6, और 1 आउट ऑफ 6 यानी 16 सही 2/3% बोलिएगा। अगर इसी में मैं बोलता हूं कि मेरा दूसरा सवाल है कि बताइए कितने % का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कौन कौन सा देखेंगे, SP और CP देखेंगे। तो 5 का सामान यहाँ पर बिक रहा है, देखो 4 का सामान कितने बिक रहा है 5 में, तो मैं इधर से इधर की बात कर रहा हूँ, तो 4 का सामान 5 में बिक रहा है, तो मैं बोलूँगा 1 का फायदा हो रहा है आउट ऑफ 4, 1 का फायदा आउट ऑफ 4, तो मैं बोलूँगा यहाँ से 25% का मेरा फायदा हो रहा है, ये बात हम बोल सकते हैं। अगर अब इसी में एक और सवाल लेते हैं, अब की बार मैं रिलेशन ले रहा हूँ किसका किसका, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अगर ऐसा दिया गया हो MRP और CP का रिलेशन दे रखा हो, और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए भाई डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप बोलेंगे यार डिस्काउंट निकालने के लिए तो मुझे SP चाहिए होगा, मान लेते हैं कुछ वैल्यू है 5:3 है, तो मैं बोलता हूं इसमें तो मुझे वैल्यू चाहिए होगा, तो वैल्यू मेरे पास तो है नहीं डिस्काउंट का SP का, तो मैं बोलूंगा यहाँ से मेरा आंसर CND हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट लेने के लिए आपको MRP और SP देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ, इसको लिख लेते हैं, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, हमें ये बताना है कि डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है यदि बोला जाए नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी एक बात समझ में आ गया कि आपको डिस्काउंट बताना है, लेकिन बोला गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप ये जानते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में SP = CP हो जाएगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर डिस्काउंट निकालना है तो हम ये बात बोल सकते हैं यही जो आपका CP है यही आपका SP का भी काम करेगा, क्योंकि आपने बोल दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी अगर लिखा है 5 रुपए 5 यूनिट, आपने खरीदा है 3 में, तो आपने बेचा भी 3 में होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 2 का आपने डिस्काउंट दिया है आउट ऑफ कितना 5 और इंटू 100 यानी 40% का। फिर समझ लीजिए, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि डिस्काउंट आपको बताना है परसेंट में कितना, जबकि बोला गया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब बोलूंगा कि आपका जो यही क्रय मूल्य है अगर प्रॉफिट लॉस नहीं होता है तो CP SP का काम करता है, यानी यही जो 3 है वो उतने में ही बेचा गया है। तो बताइए 5 का सामान 3 में बेचा है तो 2 का डिस्काउंट आउट ऑफ 5, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक और पार्ट ले लेता हूं, मान लेते हैं कि इसी सवाल में अगर मैं एक तीसरा पार्ट ऐड कर देता हूं और आपसे बोला जाए कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ, अगर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो डायरेक्टली तो इसका आंसर हो जाएगा CND, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट लाने के लिए आपको SP की जरूरत पड़ेगी, और अभी आपके सवाल में केवल MRP और CP का रिलेशन दे रखा है, यानी अगर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो आंसर CND होगा। लेकिन अगर कंडीशन दे दी जाए कि आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट ऑफर, नो डिस्काउंट ऑफर, यानी फिर से समझिएगा कि कहा जा रहा है कि आप प्रॉफिट परसेंट बताइए यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया हो। तो याद रहे नो डिस्काउंट ऑफर का मतलब आप समझते हैं अच्छी तरीके से कि MRP = क्या हो जाएगा SP, यानी हम बोलेंगे कि MRP और SP बराबर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो MRP है और जो CP है इसका जो रेशियो दे रखा था 5:3, तो हम ये बोल सकते हैं अगर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तो यही मेरा 5 क्या हो जाएगा, MRP भी हो जाए SP भी हो जाएगा। यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि 3 में खरीदा है और 5 का उस पर स्टिकर लगा है, टैग लगा है, और अल्टीमेटली हमने इसको 5 में बेच दिया है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो फायदा हो रहा होगा, यहाँ से देख लो, तो जो फायदा हो रहा है वो 2 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो 2 का फायदा नुकसान हम 3 पे चेक करते हैं आउट ऑफ 3 इंटू 100% का सिंबल लगाएंगे, 2/6 आराम से काट लेना, या अगर आपको टेबल याद है तो 66 होल 2/3% मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक लाइन वाले।
समझिएगा। एक और सवाल, इफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, ध्यान रहे शॉर्ट में सवाल समझा दे रहा हूं। मिल्कमैन, एक मिल्कमैन है, वो जितने में आर्टिकल को यानी दूध को खरीदा है उतने में बेच रहा है, और आपसे बोला जा रहा है एंड मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, पानी मिला रहा है उसमें, वो मिल्क और वाटर का रेशियो मान लेते हैं कि 5 में, ऐसे समझ लो कि मैं बोल दूं कि 4:1 है। देन फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट, तो आपको निकालना है फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। सवाल एक बार समझ लीजिए कि एक दूध वाला है जो ये कहता है कि हमने जितने में खरीदा है उतने में मैं बेचता हूं, यानी हम कोई प्रॉफिट नहीं लेते हैं, हमने जितने में खरीदा होगा उतने में हम बेच देंगे। लेकिन वो प्रॉफिट कहां से निकालेगा? वो पानी मिलाकर निकालेगा। तो अगर वो पानी मिला रहा है 4:1 में, तो आपको बताना उसका प्रॉफिट क्या हो रहा होगा। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको ऊपर प्रॉफिट लिखना है, नीचे सीपी लिखना है, इनटू 100 करना है। अभी मैंने समझाया। और एक बात आप याद रखिएगा कि यहां पर इसका 4:1 का मतलब ये होता है, कुछ बच्चे इसका आंसर दे देते हैं 1 का फायदा आउट ऑफ 5 यानी 20%। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि अगर उसने 4 लीटर दूध लिया है तो 1 लीटर पानी मिलाया होगा। और याद रहे, जो उसने दूध खरीदा होगा उसी मिल्क में ही उसका निवेश हुआ है, यानी दूध खरीदने में जो पैसा लगाया है वही उसका सीपी है। और जो पानी मिलाया है वो पूरा पूरा फायदा होगा, क्योंकि पानी उसने फ्री वाला मिलाया है, कहीं पर लिखा नहीं है कि उसने पानी खरीद कर मिलाया है, यानी मिनरल वाटर नहीं मिलाया है। ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो आपका ये मिल्क है यही आपका सीपी है, और जो आपका ये पानी है वही आपका प्रॉफिट है। यही आपका सीपी है, और जो आपने पानी मिलाया है वही आपका क्या है? प्रॉफिट है। इस बात को समझना है बस केवल। अगर समझ जाओगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। फिर समझो, दूध उसने खरीदा है 4, पानी मिलाया 1, यानी 4 रुपया अगर दूध में लगाया है तो उसने 1 क्या मिला दिया है? पानी मिला दिया है। तो जो दूध खरीदने में जो पैसा लगाया है वही उसका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, सीपी है, और जो उसने पानी मिलाया है वही उसका फायदा है। तो फायदा यानी पानी को एक ऊपर लिखना है, और जो सीपी है मेरा वो 4 लिखना है, तो मेरा आंसर बना देगा ये 25%। सिमिलरली इसका उल्टा भी सवाल पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह के छोटे छोटे सवाल भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसी सवाल को रिवर्स कर देता हूं और अब की बार एक नया सवाल बना दे रहा हूं, इफ एसपी इज इक्वल टू सीपी, मिल्कमैन का ही क्वेश्चन है फिर से। मतलब ये मान के चलता हूं कि एक दूध वाला है, वो जितने में दूध खरीदता है उतने में बेचता है, लेकिन एंड वो चाहता है कि उसे फायदा हो जाए, वो चाहता है उसे फायदा हो जाए 20% का, वो चाहता है कि उसे 20% का फायदा हो जाए। देन वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग बताइए कि मिल्क में मैं पानी किस अनुपात में मिला दूं। तो मिल्क में पानी किस अनुपात में मिला दिया जाए, यही आपका सवाल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर सुनिए क्या होगा। सीधी सीधी बात आप समझिएगा, इसको ऐसे समझ लो 20% से समझ लो, या 20% का मतलब समझ लो क्या होता है 20/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपया निवेश किया है तो आपको 20 रुपया का फायदा चाहिए, या इसको मिनिमाइज फॉर्म में ले आइए 1/5, यानी अगर आपने 5 रुपया निवेश किया है तो आपको 1 रुपया का फायदा उसमें चाहिए होगा। और जो निवेश करते हैं, याद रहे, जो निवेश करते हैं वही आपका मिल्क होगा, और जो ये आपको फायदा चाहिए यानी प्रॉफिट, वही आपका एक्चुअली पानी है। तो हम बोल सकते हैं मिल्क की जगह पे हम निवेश लिखते हैं, यानी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमने पैसा मिल्क में इन्वेस्ट किया है, और हमें फायदा जो चाहिए वो पानी से निकालना है। तो 5:1, यानी हम बोल सकते हैं 1 का फायदा आउट ऑफ 5। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, यदि आपको परसेंटेज की टेबल याद है तो। अगर मैं बोलता हूं एसपी इज इक्वल टू सीपी है, लेकिन उसको प्रॉफिट चाहिए 37.5%, तो आपको बताना है कि मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होना चाहिए। तो याद रहे, अगर आपको इसकी वैल्यू याद है 3/7 होता है, 3/8 होता है, 37.5% की वैल्यू, तो हम बोलेंगे 3/8 का उसे फायदा चाहिए, यानी 8 में उसे 3 का फायदा चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 8 है वो सीपी है और जो फायदा है वो 3 है, यानी हम बोलेंगे 8:3। तो हमारा यहां से जवाब होगा 8:3, यानी 8:3 में अगर वो ऐसा कर देगा तो हम ये बोल सकते हैं 37.5% का फायदा मिल जाएगा। सेम एक और सवाल मैं लेके चलता हूं थोड़ा दूसरे पैटर्न का, और एक और सवाल से इस बात को समझते हैं प्रॉफिट लॉस को। बाकी अगली क्लास में हम लोग आगे भी इसको समझते रहेंगे धीरे धीरे। आज हम लोग पहले बेसिक की बात कर रहे हैं। तो एक सवाल मैं यहां पे लिखता हूं, अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल at a 2.5% लॉस। ठीक है, ये दे रखा है। इफ ही सेल इट at a 100 rupees more, then
he would have gained 7.5%. फुल स्टॉप। आगे, in order to gain 12.5%, he may sell it for rupees. सवाल हिंदी में सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 100 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का फायदा हो जाता। तो 12.5% का फायदा लेने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? तो इस सवाल को करने के लिए देखो, सही सबसे पहली बात ये समझ लो कि हम यहाँ से एक बात जानते हैं कि बेस आपका हमेशा 100% यानी सीपी होगा। अभी मैंने बताया था। दूसरी बात मैंने नंबर लाइन में बताया था कि यहाँ पर आपका सीपी होता है, यहाँ पर जाने पे एसपी होगा, एसपी प्लस वाला, और यहाँ पर एसपी माइनस वाला। अगर मैं बोलता हूँ कि एक बार उसने जब सेल किया है, पहली बार आर्टिकल को जब सेल किया है तो उसे 2.5% लॉस हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर से ये 2.5 पीछे होगा, और अगली बार उसे चाहिए 7.5% का प्रॉफिट। तो हम ये बोलेंगे कि इस बार यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 7.5 होगी। तो याद रहे, पहली बार उसने सेंटर से 2.5 घाटे में बेच दिया था, अब की बार उसे 7.5 प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसे कुल मिलाकर 10% का इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर से समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि पिछली बार उसे 2.5% का घाटा हो रहा था, अब की बार उसे 7.5% का फायदा हो रहा है, तो यानी 2.5% का घाटा पूरा किया, 7.5% वो आगे भी बढ़ गया है ड्यू टू 100 रुपए, ड्यू टू 100 रुपए। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई 10% की वैल्यू ही कितनी है? 100 रुपया है। अब 10% की वैल्यू 100 रुपया है, तो अगर आपसे सीपी पूछेगा तो आप 100% निकाल लीजिए, बट आपसे सीपी नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 12.5% आपको प्रॉफिट चाहिए। तो 12.5% प्रॉफिट के लिए जो सेलिंग प्राइस होता है वो 100.5% होता है, 100.5। फिर से सुनिए, अगर 12% प्रॉफिट लेना है तो हम बोलेंगे कितने में बेचा जाएगा? तो आप बोलेंगे 112 में। अगर मैं बोलता हूं 12.5% प्रॉफिट लेना है और सेलिंग प्राइस बताना है आपको, तो आप 100.5% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 100/10 करेंगे, इंटू 112.5 करेंगे, और फिर इसको काटेंगे, 1 0 कटेगा, दशमलव हटेगा, 1125 रुपए। या एक काम ये भी कर सकते हैं, 10% की वैल्यू अगर आपका 100 है तो आप पहले निकालेंगे क्या? सीपी यानी 100% निकालेंगे, 1000 आएगा, फिर 1000 का 12.5% निकालेंगे, उसको उसमें जोड़ेंगे, आंसर आएगा। तो एक बात अब यहां से समझ लीजिएगा कि ये जो मैंने अभी सवाल लिखा है, इस क्वेश्चन में यहां पर दे रखा था 2.5 और यहां पर दे रखा था कितना भाई? 7.5। 2.5% लॉस, 7.5% लॉस, प्रॉफिट का मतलब हुआ 10% की रिकवरी। तो फिर से समझिए, 2.5% लॉस हो रहा था और 7.5% का नेक्स्ट टाइम उसे फायदा हो रहा है, तो कितना रिकवरी कर रहा है? 10। यही सवाल का आंसर तब भी वही होता यदि वो बोलता 2% का लॉस, 8% प्रॉफिट। अगर वो ये बोलता 1% लॉस एक बार हुआ था और महंगा कर दिया तो उसे 9% प्रॉफिट हो रहा है, तब भी ये 10 हो रहा है। अगर ये बोला जाए कि पहले 5% का लॉस हो रहा था और बाद में उसे 5% का फायदा हो गया, तब भी मैं बोलूंगा 10% की रिकवरी किया है। अगर बोलता हूं 1.5% का लॉस हो रहा था फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 8.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तब भी मैं बोलूंगा कि आपका 10% हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि कुल मिला के इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते जाएंगे। अगर आपका बेसिक सही है और आपने बेसिक से सही पढ़ लिया है और चीज़ों को शुरुआत से समझा है, तो इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिलाकर बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। बड़े क्वेश्चंस कहीं और से नहीं आते हैं। तो चलिए बस आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब आगे मिलेंगे तो इसके आगे की भी बात हम लोग करते रहेंगे। आपके लिए बस सलाह यही है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, एलिगेशन हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको शुरुआत से पढ़ते हैं और बेसिक चीज़ें भी आप समझते हैं और बारीकियां चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, उसकी गहराई से अगर उसको स्टडी करते हैं, तो आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी लेवल के क्वेश्चन में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है। आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।